नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर फिर से जो है बादल फटने की घटना सामने आई। जगह जगह पर बाढ़ आई, बहुत जो है कुदरत ने नुकसान किया। बहुत जगह पर लोगों के जो है घर टूट गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें अभी भी मिसिंग हैं, जो मिल ही नहीं रहे। हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों की मदद नहीं कर सकते दूर बैठे, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि भगवान के आगे बार बार ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जितने लोग भी इसमें मिसिंग हैं, जितने लोगों के साथ ये हुआ है, भगवान उनको शक्ति दे और जो लोग मिसिंग हैं उनको सही सलामत वापस घर पहुंचा दे। जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इस चीज़ में समझनी होगी, और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, बहुत बार मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, लोगों से बार बार मैंने ये अपील की है, सरकारों से बार बार ये अपील की है, बार बार चिट्ठियाँ लिखी हैं सरकारों में, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। वो बात ये है कि हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है, जो हिमाचल प्रदेश का वेदर है, वो बहुत सेंसिटिव है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह पे स्थित है जियोग्राफिकली, एक ऐसी लोकेशन में हिमाचल प्रदेश है जहाँ पर पहाड़ है, वो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं। जितने भी बादल हैं, जब वो बादल पैदा होते हैं, जब वो बादल बनते हैं, तो वो प्लेन से होकर के भी पहाड़ों की तरफ ही आते हैं। और पहाड़ी एक ऐसा नेचुरल ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पर जो बादल हैं वो आ करके टकराते हैं पहाड़ों से, और वो जो एयर का जो प्रेशर जो डेवलप होता है वहाँ पर, जो एयर पॉकेट डेवलप होती है, वहाँ पर फिर वो बादल जो है वो बारिश के रूप में बरसते हैं। ये नेचुरल फिनोमिनन है। लेकिन ये जो नेचुरल फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को हमने तोड़ने का काम किया है, कुदरत को डिस्टर्ब करने का काम इंसान ने किया है। अगर आप देखें, डिफॉरेस्टेशन मैसिव स्केल पे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। पेड़ों को बुरी तरीके से काटा गया है, पर्यावरण को डिस्ट्रॉय किया गया है। कभी 4 लेनिंग के नाम पर, कभी चौड़ी सड़क बनाने के नाम पर, कभी बड़ी सड़क बनाने के नाम पर, कभी सुरंग बनाने के नाम पर। हम इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना है या एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कोई 4 लेन्स की ज़रूरत नहीं है। हमें 2 लेन्स में भी वो काम हो सकता है अगर हम उसे सही तरीके से प्लान करें तो। प्रॉब्लम वहाँ पर ये नहीं है कि हमारे पास चौड़ी सड़क है या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो सड़क है हम उसका सही इस्तेमाल नहीं जानते। प्रॉब्लम ये है कि हम ट्रैफिक रूल्स का अच्छी तरह पालन नहीं करते, जिसकी वजह से हमेशा ट्रैफिक जैम्स का हमको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंजेशंस होते हैं रोड्स के अंदर। और हम उस कंजेशन से बचने के लिए क्या सोल्यूशन निकालते हैं कि हम सड़क को चौड़ा कर देंगे, सड़क को बड़ा बना देंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, देखिए नेताओं का इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, और उस बेनिफिट की वजह से वो चाहते हैं कि हम चौड़ी सड़कें बनाएं, वो चाहते हैं कि हम बड़ी सड़कें बनाएं, वो चाहते हैं कि बार बार कंस्ट्रक्शंस हों, वो चाहते हैं कि बार बार सुरंगें खोदी जाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर ये बार बार सुरंगें नहीं खोदी जाएंगी, अगर ये बार बार सड़कें बड़ी नहीं की जाएंगी, चौड़ी सड़कें नहीं डेवलप की जाएंगी, तो इनकी जेबें कहाँ से भरेंगी, ये पैसा कहाँ से खाएंगे। और यही एक कारण हो जाता है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ता है। और ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की कहानी नहीं है, ये हमारे देश के अंदर जितने भी पहाड़ी प्रदेश हैं उनकी यही कहानी है। उत्तराखंड में जाकर के देखिए, यही कहानी है। हम क्यों अपने प्रदेश के दुश्मन बने हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, लोगों में लालच पैदा हो गया है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी जो बिल्डिंग है, उसका जो घर है, उसका जो प्लॉट है, वो कई करोड़ों में बिके, और वो उस लालच के चक्कर में अपने जो अच्छी भली उपजाऊ ज़मीन है उस ज़मीन को बेच देते हैं, उस ज़मीन को प्लॉट्स में काट देते हैं, उस ज़मीन के अंदर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, फ्लैट्स में बना रहे हैं, क्योंकि उनको उसमें लालच नज़र आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, जो बिल्डर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, वो भी पैसा कमाने के चक्कर में हैं, सरकारें पैसा कमाने के चक्कर में हैं। सरकारों को भी इसमें कोई जो है गलत चीज़ नज़र नहीं आती। आप उपजाऊ ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उपजाऊ ज़मीन के ऊपर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, शॉपिंग मॉल्स बना रहे हो, शॉपिंग सेंटर्स बना रहे हो, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हो, लेकिन ये सोच ही नहीं रहे कि वो उपजाऊ ज़मीन है। वो ज़मीन ऐसी ज़मीन है जो हिमाचल प्रदेश को बचा कर रखने वाली है। उसी तरीके से जहाँ पर जंगल है, उन जंगलों को बुरी तरीके से काटा जा रहा है। कोई ये सोच ही नहीं रहा कि इन जंगल की जो है हमें ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश को उन्हीं जंगलों की ज़रूरत है। पेड़ पौधे हिमाचल प्रदेश के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ सोचना ही नहीं चाहता, उसके बारे में कोई देखना ही नहीं चाहता। हम इतने कैसे लालची हो गए हैं कि हमें ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, उसके पहाड़, उसकी ब्यूटी, और उस ब्यूटी को हम ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप आज जाकर के हिमाचल प्रदेश को देखें, किसी भी बड़े शहर में या छोटे शहर में आप जाकर के देखें, टाउन सेंटर में आप जाकर के देखें, आपको जगह जगह सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखेगी, जगह जगह सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स दिखेंगी, सीमेंट और कंक्रीट के जो है वो जंगल बने हुए हैं, लेकिन जो असली पेड़ पौधे हैं वो नज़र ही नहीं आएंगे आपको। आप हमीरपुर से लेकर के ज्वालाजी टेम्पल तक जब जाते थे पहले, तो आपको बड़े अच्छे वहाँ पे पेड़ नज़र आते थे दोनों तरफ, हाईवे पे दोनों तरफ बड़े अच्छे अच्छे सुंदर पेड़ हुआ करते थे।
बहुत अच्छी छाँव होती थी। अगर आप भरी धूप में, अगर आप शिखर दोपहर के अंदर भी चले हुए हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ती थी, क्योंकि दोनों तरफ अच्छे जंगल हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे। आजकल वो है ही नहीं। ये सेम चीज़ अगर आप जाएंगे चंडीगढ़ से जलंधर, आपको ये सेम चीज़ दिखाई देगी पंजाब के अंदर भी। पंजाब में भी पहले ऐसे था, वो जो हाईवे था उस हाईवे में दोनों तरफ जंगल हुआ करते थे। आज कुछ है ही नहीं। जहाँ देखेंगे तो आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नजर आएंगी। बुरी तरीके से पेड़ों को काटा गया है, चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। किस लिए, क्या करना है उसमें अपने? और ये जो कंस्ट्रक्शन आप बार बार कर रहे हो, अपने साथ दुश्मनी कर रहे हो, अपने प्रदेश के साथ दुश्मनी कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हो, क्योंकि आपके बच्चों ने ही उस प्रदेश में आगे रहना है। अगर हम बार बार उस प्रदेश को के क्लाइमेट को छेड़ेंगे, बार बार उस प्रदेश की वेदर को छेड़ेंगे, तो उससे जो रिपरकशंस होंगे, उससे जो जितना भी नुकसान होगा वो हमें ही झेलना होगा, हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को झेलना होगा। और यही हम देख रहे हैं। ये दूसरा बड़ा कारण है, कंस्ट्रक्शन। और तीसरा बड़ा कारण क्या है? पॉल्यूशन। हमारे प्रदेश के अंदर अगर आप आज देखें और आज से 20 साल पहले अगर अपने प्रदेश के बारे में सोचें, तो आप देखेंगे कि पहले 20 साल पहले इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, इतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, कम व्हीकल्स थे। और कम व्हीकल्स के होने की वजह से पॉल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज क्या है? आज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप ठीक तरह से सांस नहीं ले सकते हिमाचल प्रदेश के अंदर। जगह जगह पर आपको धूल उड़ती हुई नजर आएगी। कुछ तो कंस्ट्रक्शन की वजह से है, कुछ रोड्स बनने की वजह से है, और कुछ जो है वो गाड़ियों की पोल्यूशन की वजह से। अब यहाँ पे पोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का नहीं है। यहाँ पे गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटीज़ हैं। हर वो व्हीकल जो धुआं निकालता है, जो धुआं पैदा करता है, वो धुआं पैदा करने वाला जो व्हीकल है वो पोल्यूशन को कॉज करता है। फिर इंडस्ट्रीज़ आती हैं। इंडस्ट्रीज़ का अपने तरीके का पोल्यूशन है। वो पानी में भी पोल्यूशन डाल रही हैं, वो पर्यावरण में भी पोल्यूशन डाल रही है, वो हवा में भी पोल्यूशन डाल रही है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो टेम्परेचर है वो बदल रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा उससे प्रेशर बदलेगा। हमें लगता है कि टेम्परेचर बदलने से क्या होगा। टेम्परेचर बदलने से प्रेशर बदल जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बदलने से प्रेशर बदलता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, तो बादल जो है वो खींचे चले जाते हैं उस तरफ, वैक्यूम की तरफ कुछ ज़्यादा आते हैं। अब जो बारिश प्लेन्स की तरफ को भी होनी थी, या जो बादलों ने आप समझ लीजिए लो लाइन पहाड़ों में भी बरसना था, वो सारे के सारे जो बादल हैं वो बड़े ऊंचे पहाड़ों की तरफ इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बादल जो है एक झुंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो एक सिंगल बादल का रूप था वो झुंड बन चुका है। अब वो सारे का सारा जो झुंड है वो एक साथ बरस जाता है, उसको बादल फटना हम कहते हैं। अब एक साथ जब पानी एक जगह बरसेगा तो नुकसान तो होगा ही। हम ये चीज़ सोचते ही नहीं है कभी भी। पूरे का पूरा पर्यावरण हमने डिस्ट्रॉय करके रखा है। एक एक घर के अंदर आप देखिए 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं। और यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बात, मैं 4 पहिया वाहन की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 पहिया वाहन भी उसमें शामिल हैं। तो 2 पहिया वाहन भी उसमें शामिल हैं। और ये जो 2 पहिया वाहन शामिल हैं, इनके अगर आप नंबर कैलकुलेट करें तो आज से 20 साल पहले कितने वाहन थे? मुश्किल से मैं कहूँगा हज़ारों में थे। और आज कितने में हैं? करोड़ों में है। हर घर के अंदर कम से कम 2 पहिया वाहन तो है ही है। मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक एक घर में 4-4, 5-5 का होना, उसकी क्या ज़रूरत है हमें? और उन 4-5 का इस्तेमाल करना, उसकी क्या ज़रूरत है हमें? जहाँ पे पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल है, जहाँ पे बसेज अवेलेबल हैं या ट्रेन्स अवेलेबल हैं, क्या हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या हमें एक साथ एक बड़ी बस के अंदर जाना नहीं चाहिए, बजाय इसके कि सभी जो हैं वो अलग अलग अपनी अपनी कार्स में जाएं? और उससे जो पॉल्यूशन है फिर उतने ही गुना बढ़ता है। और जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा तो पर्यावरण तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। उसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको इंडस्ट्रीज़ को लगाना है, लेकिन आप इंडस्ट्रीज़ की जो इलेक्ट्रिसिटी है या इंडस्ट्रीज़ को जो पावर सप्लाई करनी है, उसको तो कम से कम देख सकते हो ना कि क्या पावर सप्लाई करनी है, और इंडस्ट्रीज में से क्या पॉल्यूशन निकल रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज आपने उसमें लगानी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर रबड़ इंडस्ट्रीज लगाएंगे, अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर केमिकल इंडस्ट्रीज लगाएंगे, अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर कोयला इंडस्ट्री लगाएंगे, तो ऑब्वियसली उससे पॉल्यूशन होगा ही ज़्यादा। उसकी बजाय आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, उसकी बजाय आप किसी और इंडस्ट्री की तरफ ऑल्टरनेट पे जा सकते हैं, आप क्लोथिंग इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, कुछ और इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। लेकिन हम वो नहीं सोचेंगे, हम उस पर प्लान ही नहीं करेंगे। हम बिल्कुल अनप्लान तरीके से कुछ भी इंडस्ट्री को कहीं पर भी हम सैंक्शन कर देते हैं। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि जो सरकारें हैं वो इसकी तरफ सीरियस ही नहीं है। ये वोट का जो है कोई मुद्दा ही नहीं है सरकारों के लिए। किसी नेता के लिए पर्यावरण वोट का मुद्दा नहीं है, और क्योंकि वो वोट का मुद्दा नहीं है इसलिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आम इंसान की जो जान है जितनी मर्जी चली जाए, किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आम इंसान की जान है वो सस्ती है। नेताओं को उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक नेता को उसमें कोई फायदा नजर नहीं आता तब तक नेता उसके लिए सीरियस ही नहीं होता।
और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश की तरफ किसी ने ध्यान से देखा ही नहीं। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो जनता की भी है, क्योंकि जनता जो है वो ध्यान नहीं देती। अगर कोई अच्छा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और अगर वो आपके लिए खड़ा होना चाहता है तो आप उसका साथ ही नहीं देते। आप साथ किसका देते हैं? पुराने नेताओं का। आप साथ किसका देते हैं? जो अमीर है। आप साथ किसका देंगे? जो सेलिब्रिटी है। आप साथ किसका देंगे? जो गुंडा है। तो जब आप किसी समझदार को, पढ़े लिखे को लेकर ही नहीं आएंगे, अपना नेता ही नहीं बनाएंगे उसे, आप उसका साथ नहीं देंगे, तो आप अपने प्रदेश को कैसे बचाएंगे? सिर्फ फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट्स को डाल देना, बार बार वो फोटोग्राफ डालना कि पहले वो ऐसा दिखता था शहर, बाद में ऐसा शहर दिखता था, यहाँ पर बाढ़ आ गई, यहाँ बाढ़ आने से ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, और 2-4 दिन रोने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं, अपने प्रदेश को बचाना चाहते हैं, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको नीचे से ज़मीनी स्तर से काम करना होगा। आपको सबसे पहले अपना नेता बदलना होगा। ढंग के व्यक्ति को, जो अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, अपने प्रदेश के लिए सीरियस हो, उस व्यक्ति को पहले नेता बनाना होगा, उसका साथ देना होगा। उसका साथ देने के बाद जब आपको लगेगा कि अब मैंने साथ भी दे दिया है, हमने अच्छे व्यक्ति चुन लिया है, उसके बाद सही सवाल आपको पूछने होंगे सरकारों से। सही सवालों पे आपको सरकारों को घेरना होगा, उनसे सही चीज़ों की डिमांड करनी होगी। उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा। और यही हम देखते आ रहे हैं, आज तक मैं यही देख रहा हूँ। इतने साल तो मुझे हो चुके हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी व्यक्ति ने ढंग से वोटिंग भी की हो। हर व्यक्ति जो है वो, उसके दिमाग में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हर व्यक्ति के दिमाग में कोई ना कोई नेता बसा हुआ है, वो उससे बाहर ही नहीं आ रहा, उससे बाहर सोचता ही नहीं है। आप खुद जो है वो अपने प्रदेश के लिए सीरियस नहीं है। इस तरीके से जो घटनाएं हम देख रहे हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिनके परिवार वालों जो है वो मिसिंग है, या जिनके परिवार में किसी की डेथ हो गई है, आप सोच सकते हैं उसके ऊपर क्या बीती होगी। जिन लोगों के घर आज नहीं है, जो बेघर हो चुके हैं, जिन लोगों की दुकानें चली गई हैं, जिन दोनों के रोजगार चले गए हैं इसके चक्कर में, आपको समझ में भी आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन लोगों को कभी जिंदगी में खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा दोबारा। घर उनके कैसे बनेंगे? सरकार कितनी मदद करेगी? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इससे ज़्यादा तो कोई मदद नहीं करेगी सरकार। ये 10-15 लाख, 20 लाख में क्या किसी का घर बनेगा दोबारा? क्या आप अपने घर को रिकंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं? क्या अपने घर की रिपेयर भी कर सकते हैं इतने पैसे में? कभी भी नहीं कर सकते। जिन लोगों के रोजगार चले गए हैं इस चक्कर में, क्या वो लोग जो है वो 20 लाख में कोई रोजगार कर सकते हैं? कोई रोजगार नहीं कर सकते। आपको क्या लग रहा है? उनकी पूरी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, लेकिन हम सीरियस ही नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे घर में नहीं हुआ ना। चक्कर यह है कि जब तक हमारा घर नहीं टूटेगा तब तक हमें समझ नहीं आएगी। हम ये समझते ही नहीं है कि ये सारे का सारा हिमाचल प्रदेश हमारा परिवार है और हमें अपने परिवार को बचाना है, वो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो खैर, पॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा कारण है, और पॉल्यूशन कम करने का तरीका, आप सबसे पहले पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करना शुरू करें। अपने घर में कम से कम गाड़ियाँ रखें, कम से कम उसका इस्तेमाल करें। बिजली से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऑल्टरनेट फ्यूल, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के साथ जो है बिजली को पैदा करने की कोशिश करें, जो नहीं है हमारे प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़ी जो चीज़, जो मैं एक और पॉइंट आपको मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको ना तो बढ़ावा देना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, ना ही इनको बार बार बनाना चाहिए। जो ऑलरेडी बनी है उनके ऊपर भी कुछ हमें क्या करना होगा, नॉर्म्स को लगाना होगा, कुछ में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी होंगी जो उनके ऊपर स्पेशल लगेंगी। और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की होनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि माइनिंग जो है वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। आप उसकी जो पैदावारी की, जो उसको पैदा करने की क्षमता है, जो उसके अंदर उपजाऊपना है, आप उसको तो कम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप बहुत सारे पेड़ों का नुकसान कर रहे हैं, बहुत सारे जो है प्लांट्स को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो पर्यावरण है वो डिस्टर्ब होता है। उसके बाद फिर आप वो जो चीज़ माइन करेंगे, माइनिंग में बहुत सारा जो है केमिकल यूज़ होता है, माइनिंग में बहुत तरह के आप देखेंगे अलग अलग तरह के रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन भी कॉज करती हैं, वो धरती को ख़राब भी करती हैं। तो उस तरह की जो चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते रहोगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। फिर जो बार बार ये जो गवर्नमेंट्स बोलती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, हमें पानी की परियोजनाओं को बड़े स्तर पे बनाना है, हमें डैम्स बनानी है बड़े बड़े स्तरों पर, या ऐसे इस तरह की परियोजनाएं जो बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पर कंस्ट्रक्शन को जो है इनवाइट करती हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बना देना, बहुत बड़े बड़े आप देखें क्रिकेट स्टेडियम्स बना देना,
ये सब अभी हिमाचल प्रदेश को उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जो उसकी करंट स्टेट है, जो आज है हिमाचल प्रदेश, पहले उसको बचाना ज़रूरी है। उसके बाद जब वो बच जाता है, जब आप उसके लिए एक सही प्लान लेकर आ जाते हैं, उसके बाद आप जो चाहें वो बनाएं, लेकिन उसको भी सही तरीके से बनाएं। आप बंजर धरती ढूंढें, जहाँ जहाँ बंजर धरती है, जहाँ पर पहले ही पेड़ पौधे नहीं उग रहे, वहाँ पर आप ये बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। आप उपजाऊ ज़मीन पे ये सब चीज़ें मत करिए। जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं वहाँ ये चीज़ें मत करिए। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसमें एफॉरेस्टेशन कीजिए। जितने आप पेड़ काटते हैं उसके डबल आप पेड़ लगाएं, लेकिन सही जगह पे लगाएं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे सारे आपने पेड़ लगा दिए। अगर आप एक ही जगह पे सब पेड़ लगा दोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। उसको आपको फैला करके लगाना है। तो उसका जो पूरा प्लान है, किस तरीके से एफॉरेस्टेशन होगी, किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन होगी, आप उसमें एक्सपर्ट्स की राय भी ले सकते हैं। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, फिर से कहूँगा, सरकारों को अगर मेरी ज़रूरत है, मेरी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। लेकिन कोई भी मुझे कांटेक्ट नहीं करता। अगर आप नहीं भी कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको बार बार लिख के दे रहा हूँ, कम से कम वो पढ़ लीजिए, खुद ही कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। खैर, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कृपया अपने प्रदेश को बचाएं, अपने प्रदेश को तोड़ने का काम मत करें, लालच मत रखें। हर इंसान को ज़्यादा पैसा कमाना है, आज हर इंसान को लग्जरी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। आप अपना ही घर तोड़ करके अगर अपने घर को सजाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, उसे सुंदर बनाना चाहते हैं, उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आसपास को भी बेहतर बनाना होगा। फिर एक जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है कूड़े। आप देखेंगे जगह जगह कूड़ा फेंका जाता है। किस लिए? बहुत सारे पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्वाइट किया जाता है। किस लिए? मैं मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की कमाई उसमें से है, लेकिन कमाई का भी तो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर ही होगी ना। या कमाई जो है वो आम इंसान की जान के ऊपर करेंगे आप? आज कितने लोगों की जान चली गई है इसमें, कितने लोगों के घर टूट चुके हैं, कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। तो क्या जो हम पर्यटकों को इन्वाइट कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों के ऊपर है? आप ये समझ रहे हैं कि एक आम इंसान की जो जान है वो इतनी सस्ती है हिमाचल प्रदेश में कि हमें पर्यटक से पैसा तो कमाना है, उसके लिए अगर किसी आम इंसान का घर टूटता है तो टूटे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जगह जगह ये जो पर्यटक हैं जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं, प्रदूषण कॉज करते हैं, बहुत सारी गाड़ियां लेकर के आते हैं हमारे प्रदेश के अंदर, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, और उसके बाद गंदगी फैलाते हैं। और ये जो गंदगी है ये भी हमारे प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है, ये हमारे पर्यावरण को डिस्टर्ब करती है। आपको ये समझना होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप कुछ समझेंगे, और उन सभी परिवारों के लिए जिस भी परिवार में गलत हुआ है, जिस परिवार का नुकसान हुआ है, मैं फिर से ये कहूँगा कि पहाड़ी फैक्टर चैनल हमेशा आपके साथ है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपके दुख दर्द को समझ रहा हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दुख दर्द कम हो, जो लोग इसमें मिसिंग हैं वो जल्दी से मिल जाएं, और हमारा जो प्रदेश है वो फिर से सुनहरा प्रदेश बने। और इसी उम्मीद के साथ कि आप ये चीज़ें समझेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।